हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे ही होंगे और सेफ़ होंगे। ठीक है मित्रों, अब हम आज हमने अपना पहले चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया था, 2 दिन हो गए हैं 5th चैप्टर स्टार्ट करे हुए। इसमें हमने अब तक जितना रीड किया है उसके आगे आज का जो टॉपिक है मित्रों, संस्थागत नियोजन है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको शाला मानचित्र पढ़ाया था, नजरी नक्शा पढ़ाया था। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुरानी वीडियो जाके चैनल पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी रिजल्ट आ ही गया है, आपने आंसर की मैच कर ली होगी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे संस्थागत नियोजन की बात कर रहे हैं। देखिए, आज के इस टॉपिक में मित्रों हम विकेंद्रीकरण भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो विकेंद्रीकरण पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसी बार आया है, पहले नहीं आता था। ग्रुप बी की अगर आप जीके का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ विकेंद्रीकरण पे क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5th चैप्टर के अंदर ही मित्रों है, संस्थागत नियोजन। ठीक है, तो सबसे पहले संस्थागत नियोजन का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था की अगर हम बात करते हैं, विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है ना। तो उसमें क्या क्या, उसका नियोजन कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। अब मैनेजमेंट से बात आती है कि उसमें कितने संसाधन हैं, संसाधनों से रिलेटेड पानी की व्यवस्था, क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था, ठीक है, फर्नीचर की व्यवस्था, ये सब नियोजन से संबंधित होती है। शैक्षिक सह शैक्षिक कार्य सब इसमें अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पूर्व निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु एक विशिष्ट रूपरेखा का निर्माण करने की प्रक्रिया संस्थागत नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। संस्थागत नियोजन क्या है मित्रों, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उन संसाधनों के आधार पर जो शैक्षणिक उद्देश्य तैयार किए गए हैं, ठीक है, उनको उनकी हम ये कह दें कि उसको प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसे संस्थागत नियोजन कहा जाता है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक योजना बना रहे हैं कि मुझे पहले ये सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर ये करना है, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो ये आपका एक नियोजन, एक योजना है। इसी तरीके से संस्थागत नियोजन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में, संस्थागत नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से योजनाओं को बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने से संबंधित एक विशिष्ट रूपरेखा का निर्धारण किया जाता है, जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भविष्य में सरलता से की जा सके। अब हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात ले लेते हैं, तो हम पहले भाई उसके बारे में सिलेबस पे जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस चीज़ का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक्स हमारे ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं, हमें किस पे ज़्यादा जोर देना है। तो हम एक प्रक्रिया बनाते हैं, उस पर फिर हम उसी प्रक्रिया को बना के अपनी एक योजना बनाते हैं कि इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक रूपरेखा का निर्धारण करना जिससे भविष्य में उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, वही क्या कहलाता है मित्रों, संस्थागत नियोजन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे हम। तो पहली डेफिनेशन हम ले लेते हैं बुच महोदय के अनुसार। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी विद्यालय या किसी संस्था द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना संस्थागत नियोजन कहलाता है। भाई, जितने हमारे पास संसाधन हैं उसके आधार पर विकास प्रक्रिया का निर्धारण करना या निर्माण करना क्या कहलाता है मित्रों, संस्थागत नियोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रैंकलिन के अनुसार, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संस्थागत नियोजन शैक्षणिक सुधार प्रक्रिया में मील का पत्थर है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। मील का पत्थर किसने बोला है, फ्रैंकलिन महोदय ने बोला है। ठीक है, मील का पत्थर। आगे बात करते हैं मित्रों, संस्थागत नियोजन की विशेषताएं क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ 2 ही डेफिनेशन बताई हैं, मैंने वही बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आने लायक होती हैं। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं मित्रों। शैक्षणिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रबंधन करना। संस्थागत नियोजन के माध्यम से व्यक्ति की क्रियाशीलता में वृद्धि की जा सकती है। भाई, अगर संस्थागत नियोजन अच्छा हो, ठीक है, जो संस्था प्रधान है वो नियोजन को अच्छी तरह से करे, तो हम ये कह दें कि किसी भी चीज़ की कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। संस्थागत नियोजन की रूपरेखा का निर्माण आवश्यकताओं व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। अब स्थानीय परिस्थितियाँ, क्योंकि भाई जैसे गांव हैं, शहर हैं, स्थानीय परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, और उपलब्ध संसाधन प्लस आवश्यकता भी देखी जाती है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कितना स्टाफ है हमारे पास, उसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब एक और चीज़ देखें,
यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया, अच्छा ये बन जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन चार कौन सा कथन जो होते हैं संस्थागत नियोजन के लिए सही है। ठीक है, तो ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया, ध्यान रखना। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि हम भविष्य की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है मित्रों। ठीक है, संस्थागत नियोजन कुशल प्रबंधन का परिचायक होता है। ठीक है, क्या प्रबंधन किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ना, उसका परिचायक है। संस्थागत नियोजन में भौतिक एवं मानव संसाधनों के मध्य महत्वपूर्ण सामंजस्य की भावना निहित होती है। ठीक है मित्रों, आगे देखें आप। तो दोस्तों आगे ये है, संस्थागत नियोजन का निर्माण विशिष्ट या उच्च निर्णयों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, संस्थागत के उद्देश्य देख लेते हैं। अब हमने विशेषताएं देखी, अब उद्देश्यों की बात करेंगे। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं उच्च संरक्षण करना। भाई जितने भी उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, ताकि संस्था का विकास किया जा सके, उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, और उनका संरक्षण भी करना। ये नहीं कि उपलब्ध संसाधनों का हम इतना अधिक उपयोग कर लें कि फिर वो ही ख़त्म हो जाएं, तो उनका संरक्षण भी करना होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है, जैसे कि खेल कूद है ना, या फिर हम एनसीसी की बात कर लें या स्काउट गाइड की बात कर लें, इन सब का सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। क्योंकि विद्यालय जो होता है ना, वो एक तरीके से पूर्ण विकास का कार्य करता है। ठीक है, विद्यालय की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना भी इसी के अंतर्गत आता है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर शैक्षणिक कार्यों में गुणात्मकता को लागू करना। ठीक है, अब क्वालिटी भी आनी चाहिए, तो गुणात्मकता को लागू करना। शिक्षकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना, सृजनात्मक गुणों का विकास करना शिक्षकों के। अब देखें, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस चीज़ को। अब देखें आप, संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र, संस्थागत भौतिक क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र। तो देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या आता है? शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यक्रम आएगा, पाठ्यक्रम का वर्गीकरण आएगा, गृह कार्य, श्रुति लेख, TLM। ठीक है, अब शैक्षणिक कार्य करवाना एवं वर्तनी सुधार करवाना। ठीक है, सह शैक्षणिक क्षेत्र में आता है प्रार्थना सभा, SUPW कैंप लगवाना, शैक्षणिक भ्रमण ले जाना। संस्थागत भौगोलिक क्षेत्र में क्या आता है? अब भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो भवन की बात आएगी, मैदान की बात आएगी, पानी की टंकी की बात आएगी। तो भवन का रंग रोगन करना, खेल का मैदान, पानी की टंकी, जन सुविधाएं, साइकिल स्टैंड, पेड़ पौधे, ये सब संस्थागत भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं मित्रों। ठीक है, अन्य क्षेत्र की बात करते हैं मित्रों, राष्ट्रीय महत्व की, ठीक है, जयंतियों का आयोजन करवाना है ना, या फिर हम ये कह दें कि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भाषण बुलवाना, रोज कुछ GK के क्वेश्चन बुलवाना है ना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं मित्रों। ठीक है, आगे देखें आप। RT 2009 की धारा 21 एवं 22 में संस्थागत नियोजन का विशेष बल दिया गया। तो एक व्यवहारिक प्रक्रिया, याद रखना, फिर से बता रही हूँ, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं, और 21 और 22 में संस्थागत नियोजन का विशेष बल दिया गया है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं विकेंद्रीकरण में विद्यालय की भूमिका। तो देखिए मित्रों, विकेंद्रीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है, पहले तो आप ये देखें। देखो, हम यहाँ पर शिक्षकों की गुणात्मकता में सुधार कर रहे हैं, तो मानी बात है, एक अगर हम कोई कार्य करा रहे हैं या कोई संस्था चला रहे हैं और उसका सारा संप्रभुत्व एक ही व्यक्ति के पास हो, सारे कार्य करने की, जो भी निर्णय लेने की क्षमता एक ही व्यक्ति के पास हो, तो उसे कहा जाता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीय का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा कर देना। ठीक है, जैसे हमने कार्यों का बंटवारा कर दिया, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी और उसके ऊपर एक हेड बना दिया, तो ये विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, यहाँ भी देखें, उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर की ओर अपनी शक्तियों का, अधिकारों का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। यानी कि शक्तियों का स्थानांतरण कर देना। ठीक है, अपने पास ही सारी शक्तियाँ ना रखना, उसका स्थानांतरण करना विकेंद्रीकरण कहलाता है मित्रों। ठीक है, विकेंद्रीकरण में प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उच्चतम शक्तियों का निवास स्थानीय प्राधिकारियों में होता है, यानी कि नीचे वाले प्राधिकारियों को बांटा जाता है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र अनुक्रिया पर बल देती है।
ठीक है। ये व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि करने, गुणात्मकता में वृद्धि करने पे बल देती है, क्योंकि जब आप सारी शक्तियाँ अपने कंट्रोल में रखेंगे तो लोग आपके अंडर वर्क करेंगे, वो इतना अच्छी तरीके से स्वतंत्र होकर नहीं सोच पाएंगे। जब आप उनको निर्णय लेने की क्षमता देंगे, उनको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, तो उनकी सृजनात्मकता खुद ही बढ़ जाती है। ये बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है, ठीक है, मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा। देखिए, वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर विकेंद्रीकरण का गुण नहीं पाया जाता। आप कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लें, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हर ऑर्गेनाइजेशन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जोसेफ मेसी, किसी संगठन के निर्णय को निम्नतम इकाई तक पहुँचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है मित्रों? विकेंद्रीकरण कहलाती है, ठीक है। किट डेविस के अनुसार संगठन की वह निम्नतम इकाई जहां तक एक व्यवहारिक हो सके अपने अधिकारों का स्थानांतरण कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों। देखें, उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर की ओर शक्तियों का स्थानांतरण करना विकेंद्रीकरण, पहले ही पढ़ चुके हैं ना। अब बात करेंगे विशेषताओं की। तो देखें, पहली विशेषता क्या है? कार्यों को समय पर समाप्त करने में कार्यों को समय पर समाप्त करने में सहायता प्रदान करना, है ना, यह भूमिका में महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारियों के भार को कम करना, जो कि एक ही अधिकारी पर अगर आप सारी शक्तियाँ थोप दोगे तो उसका भार बढ़ जाएगा, वो कार्य अच्छी तरह से नहीं करेगा। निरीक्षण प्रणाली में सुधार करना, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जहाँ ऑब्जर्वेशन अच्छा रहता है, जहाँ निरीक्षण अच्छा रहता है, वहाँ कार्य क्षमता अच्छी होती है मित्रों, ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों। कर्मचारियों में कर्तव्य एवं अधिकारों में वृद्धि करना, ठीक है। उत्तराधिकार की भावना का विकास करना, निर्णय करने में सक्रियता, कार्यों से सरलता से मूल्यांकन करवाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तानाशाही को समाप्त करना। एक ही व्यक्ति के पास सारी चीज़ें होंगी, वो तानाशाह बन जाएगा। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना। समझ गए होंगे, वैसे इन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, पर हाँ आ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दें क्योंकि अभी पूछा गया विकेंद्रीकरण के बारे में, है ना। अब इसके दोष क्या हैं? देखो, व्यय भार में वृद्धि करना, जितने लोग हैं आप उतनी ज़्यादा संस्था को पे करना पड़ेगा उन्हें, तो व्यय भार बढ़ेगा। अनुशासनहीनता भी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता देंगे तो अनुशासनहीनता तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत ही। निजी हित में को साधना, कई लोगों को जब आप जिम्मेदारियां दे देते हैं तो वो अपने दोस्तों में अपने अपने निजी हित के लिए काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब आता है मित्रों दूसरे दोष, देख लेते हैं थोड़ा। लाल फीताशाही बढ़ जाती है, निर्णय को प्रभावी करने में देरी लगती है, क्योंकि जितने सदस्य होंगे उतनी ही ज़्यादा बातें होंगी और उतनी ही ज़्यादा दिमाग चलेंगे। काम चोरी की भावना बढ़ती है, स्वतंत्रता दोगे तो। समन्वय का अभाव रह जाता है थोड़ा बहुत। अब बात आती है मित्रों कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है और विद्यालय की इसमें क्या भूमिका होती है। तो देखें, वर्तमान समय में विकेंद्रीकरण में विद्यालय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। विद्यालय एक ऐसा सोपान है जो बालक बालिकाओं में विकेंद्रीकरण की भावना का विकास करता है, ठीक है। एक सामाजिक गुणों का विकास करना, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, समाज में रहने को सिखाना, विकेंद्रीकरण को समझाना। भाई, जब क्लास में एक शिक्षक होता है तो वो एक मॉनिटर बनाता है, मॉनिटर के नीचे ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है, इसका काम ही क्या होता है? विकेंद्रीकरण करना, अपनी शक्ति का बंटवारा करना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, ठीक है। जन समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का काम, प्रौढ़ शिक्षा का संचालन करता है, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है, पुस्तकालय में सामान्य वर्ग के लिए खोल देना, शिक्षक अभिभावक संघ का गठन करता है एवं विद्यालय के भवन का सामाजिक कार्यों में उपयोग करवाना, ठीक है मित्रों। तो ये भी एक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ही आता है। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये आज का वीडियो था। आज हमने विकेंद्रीकरण के बारे में बात करी और संस्थागत नियोजन के बारे में बात करी। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है मित्रों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। और अभी आपने पेपर देखा ही होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, है ना मित्रों। अब बात आती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।